स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत। तो आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नई थ्योरम तथा उसके जो प्रूव है उसके साथ। आज हम इन दो थ्योरम्स को यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। जो आपकी जो थ्योरम की जो सीक्वेंस थी, हम यहाँ पर लगभग अब तक 3 थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो ये चौथी हो जाएगी आपकी, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। जो भी आपका सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आगे की आपकी थ्योरम्स होंगी। तो जैसा भी आपका सीक्वेंस है 4 हो गई तो 5 तथा 6 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, दोनों थ्योरम्स को इस वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें पहली वाली थ्योरम की यहाँ पर। तो हमें पहली वाली थ्योरम में क्या दे रखा है यहाँ पर, यदि f ग्रुप G से G डैश पर समाकारिता है। ठीक है, तो हमारी इतनी लाइन हमें पढ़ते ही हमारे माइंड में समाकारिता वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद है तथा NG का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये भी ठीक है कि NG का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जहां हमें n को नॉर्मल मानने की जरूरत पड़ेगी एवं उससे उपस्थित जो परिणाम है वो हमें जब जरूरत पड़ेगी तो उनको ले लेंगे वहां पर। ऐसा है तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि Fn कि n को डोमेन लेकर फंक्शन f में रखने पर बनने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो जो Fn है वो Fg पर क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा लेट किए हुए वीडियो को डायरेक्ट यहाँ पर थ्योरम पर आते हैं। प्रूव सबसे पहले बात करते हैं जो दे रखा है वो। तो क्या दे रखा है, आपको दिया है सबसे पहले हमें दे रखा है कि f इज द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G टू G डैश। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है, या इसी चीज को मैं दोबारा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि f इज होमोमॉर्फिज्म G। मैंने यहाँ पर उसका ऑपरेशन में डिफाइन कर दिया कि जो सिंपल G लिखा था वहां पर क्या लिख दिया, G स्टार, कि G में जो ऑपरेशन है वो कौन से स्टार वाला, और सामने वाला जो G डैश होगा उसमें कौन सा ऑपरेशन है, O। ये भी मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ पर कि F एक होमोमॉर्फिज्म है जो कि G से G डैश पर है। एक बार हमने सिंपल में लिखा, तो आप इसको संक्रिया के साथ लिखना चाहोगे तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपको दे रखा था एक तो, और क्या दे रखा था कि NG का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसको भी लिख लेते हैं, तथा n नॉर्मल सब ग्रुप है इन द G। ये नॉर्मल सब ग्रुप होने का सिंबल है, ये ट्रायंगल शेप में इस तरीके से, इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हो, n G में विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप। जब हमें किसी ग्रुप को विशिष्ट दिखाना हो तो उसका सिंबल इस तरीके से होता है, ट्रायंगल की शेप में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हो। अदरवाइज इसको लाइन भी लिखो कंप्लीट, जो हमने यहाँ पर लाइन लिखी है इस तरीके से। ठीक है, तो हो गया हमारा कि जो चीज आपको दे रखी थी वो हमने लिख लिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं साथ के साथ। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए आपको सिद्ध क्या करना पड़ेगा कि जो Fn है, Fn Fg में विशिष्ट होगा। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा कि जो Fn है वो Fg में क्या होगा, विशिष्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले समाकारिता को समझो। हम समाकारिता के लिए इस तरीके का सिंबल अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके का कि यदि ये हमारी ग्रुप इस ग्रुप से इस ग्रुप पर क्या है, कोई समाकारिता है, तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक n नाम का क्या है, एक विशिष्ट उपग्रुप है जो कि किसके अंतर्गत है, G में। ये आपका G हो गया, ये सामने वाला क्या हो गया, G डैश हो गया। ठीक है, ये तो आपका G वाला हो गया ग्रुप, और सामने वाला कौन सा हो गया, G डैश। ये आपकी समाकारिता जो F थी वो यहाँ पर हो गई। फिर हमने क्या माना था कि n कहां पर सब ग्रुप है, G में, तो सब ग्रुप है तो ये G से छोटा होगा, तो हमने इसको कहां पर ले लिया कि ये हमारा n हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं ये n हो गया। अब आप जानते हो कि n के सारे एलिमेंटों को लेकर यदि आप मैपिंग फाइंड आउट करोगे तो आपको सामने एक नया आपको सेट मिलेगा वहां पर सामने वाले ग्रुप में, कि जब n के अवयवों को लेकर हम सामने वाले ग्रुप में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा यहाँ पर। तो वो सेट कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा कि n के अवयवों को लेकर जब आप अपने सामने वाले इसमें जब एक क्या बना रहे हो, एक सेट बना रहे हो यहाँ पर, तो ये सेट किस नाम से आएगा कि जो n के अवयवों को लेकर बना रहे हो तो ये क्या नाम से आएगा, Fn। ठीक है, अब ये जो Fn है ये क्या होगा कि G के जो सारे अवयवों को लेकर यदि हम यहाँ पर एक और हमारे पास क्या बनता, कोई सेट बनता, तो उस सेट के अंतर्गत क्या होगा, ये विशिष्ट उपग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि Fg यानी पूरे के पूरे G के अवयवों की मैपिंग जब हम G डैश में करेंगे, अब ये जरूरी नहीं है कि G तथा G डैश बिल्कुल समान है,
यदि जी तथा जी डैश बिल्कुल समान है तो उस कंडीशन में जो हमने एफ जी नाम का जो लिखा है यहाँ पर सिंबल, जो एफ जी नाम लिखा है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी डैश के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब जी ग्रुप तथा जी डैश ग्रुप दोनों क्या है, समान है, यानी उनमें एलिमेंटों की संख्या यदि समान है तो उस कंडीशन में एफ जी तथा जो जी डैश हम लिख रहे हैं वो समान होंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर कि हम जो ले रहे हैं जी तथा जी डैश उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में समान है। यदि ऐसा होता तो उस कंडीशन में हमें एफ जी नहीं लिखने की जरूरत होती, सीधा क्या लिख देते, जी डैश। कि जो एफ जी हमने लिखा है जी के अवयवों को लेकर बनने वाली जो मैपिंग है उसको एफ जी जो हमने लिखा है उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्या लिख देते, जी डैश यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा जो समझने का जो तरीका था, इस चित्र के माध्यम से हम इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि जो n के अवयवों को लेकर जो मैपिंग बनेगी किसमें, जी डैश में, वो तो किस नाम से हो जाएगी, fn नाम से हो जाएगी। जैसे n में 10 एलिमेंट है, ठीक है, 10 एलिमेंटों को यदि आप उनको इसमें बारी बारी से रखोगे f के अंतर्गत तो उनके जो प्राप्त होने वाले आंसर होंगे उनका कोई ना कोई सेट तो बनेगा। तो उस सेट को किससे इंडिकेट कर रखा है इसने, fn से, कि वो सेट क्या है, n के अवयवों को लेकर बनने वाला जो सामने वाले जी डैश में जो सेट बनेगा वो कौन सा है, fn। हो गया, अलग कर दो इसको। उसके बाद क्या रखा है कि जी में जितने भी एलिमेंट थे, तो जी में माना कि 100 एलिमेंट थे, ठीक है, तो 100 एलिमेंटों को लेकर जो बनने वाला सामने वाले ग्रुप में जो सेट होगा उसको किस नाम से कह दिया, एफ जी। हो गया। अब आपके सामने दोनों चीजें सामने आपके, कि आपको प्रूव क्या करना है, क्या कंडीशन आपके सामने होनी चाहिए, तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो fn होगा वो fg में क्या होगा, विशिष्ट होगा। तो fn आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये fn, ठीक है, ये fg आपको दिखाई दे रहा होगा। तो समझने की बात इतनी सी है कि इस fg नामक ग्रुप में ये जो fn नामक जो आपके पास सेट बना है ये क्या होगा, एक विशिष्ट ग्रुप होगा, ये आपको दिखाने की जरूरत है। तो fn के बारे में हमें अभी कोई नॉलेज नहीं है यहाँ पर कि fn अभी प्रेजेंट हम इसको सेट कह रहे हैं यहाँ पर। फिर इसको हम क्या कह पाएंगे, सब ग्रुप कह पाएंगे। कब कह पाएंगे कि यदि जो fn है वो सब ग्रुप होने की जो हमारी जो थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करता है, तो कह देंगे कि fn जो सामने वाले जी डैश है उसमें क्या है, सब ग्रुप है। और उसके बाद में भी यदि fg में भी यदि वो विशिष्ट हो जाता है तो कह पाएंगे कि जो fn है वो fg में क्या है, विशिष्ट है। ठीक है, तो बारी बारी से हम इन चीजों को लेकर चलेंगे यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं थ्योरम को। तो सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना होगा क्या, कि जो हमारे पास fn है, fn ये क्या होगा, fg में, fn fg में उपग्रुप है। पहले तो ये काम करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, फिर काम करेंगे कि जो fn है वो fg में विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप है, इस तरीके से हम उसको दो टुकड़ों में करेंगे। एक काम तो हमें क्या करना होगा ये, और एक काम हमें क्या करना होगा ये, कि जो fn है वो fg में क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को इसी तरीके से समझेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी, कि हमें fn को fg में क्या दिखाना होगा, उपग्रुप दिखाना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उपग्रुप दिखाने के लिए हमारी थ्योरम क्या कहती है कि सबसे पहले आप fn को क्या दिखाओगे, कि fn इज द सबसेट ऑफ fg, कि जो fn है वो कहां से आना चाहिए, सामने वाले ग्रुप का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। सबसेट होने के बाद आप जानते हो कि जो एम्प्टी सेट है वो भी क्या होता है, एक सबसेट होता है, तो वो तो वहां पर भी वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन हमें फिर ये भी दिखाना है कि जो fn है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कि केवल खाली सबसेट नहीं बनाना है आपको, उसमें एलिमेंट भी होना अनिवार्य है वहां पर। तो वो कंडीशन कौन पूरी करेगा, दूसरी की fn इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपको क्या प्रूव करनी पड़ेगी, जो हम जानते हैं ना वहां पर कौन सी, कि यदि मैं n के दो एलिमेंट इस तरीके से लूं, यानी इस जो सेट आपको दिखाई दे रहा है fn, इसके दो एलिमेंट यदि मैंने a b नाम से ले लिए, तो उनके लिए मुझे क्या दिखाना होगा, इंप्लाइज दैट कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ fn। यदि ऐसा है तो मुझे क्या दिखाना होगा कि ab इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ fn, कि ab इनवर्स भी यदि यहां पर लूं तो वहां पर वो भी क्या हो जाना चाहिए, fn का ही एलिमेंट हो जाना चाहिए। ये सारे रिजल्ट आपकी उस थ्योरम से है जो मैंने आपको शुरुआत में, जब हमने कौन सी पढ़ी थी, इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी हमारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो वहां पर हमने ये सब ग्रुप होने की जो कंडीशंस है, जो थ्योरम थी, ये हमने वहां पर पढ़ी थी। उसके बाद भी हमें कई बार इसको प्रयोग कर चुके हैं, तो वहां पर भी इसका बार बार हमने मेंशन किया था। ठीक है, तो उसी थ्योरम के बेसिस पे हम इन दोनों रिजल्टों को वहां से लिया है यहाँ पर, कि एक तो कौन सा, कि एक तो जो हम जिस सेट को हम सबसेट प्रूव करना चाहते हैं,
ठीक है, तो वो क्या होना, सॉरी सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं जिस सेट को, वो सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद उसके प्रत्येक एलिमेंटों के लिए, यदि उसके कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो जिस सेट को आपको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो उनके लिए इस तरीके का रिजल्ट भी वहां पर आ जाना चाहिए। कौन सा, कि ए बी इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ दैट सेट, जिसको कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहां से सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। सबसे पहले ये काम करेंगे यहां पर। तो हम बात करते हैं, चूंकि E इज द एलिमेंट ऑफ N, जहां पर जो हमने E लिखा है वो क्या है, G का तत्समक अवयव है। ठीक है, कि जब हम कोई एलिमेंट N से ले रहे हैं तो उसकी मैपिंग कहां पर जाएगी, Fn में जाएगी। तो क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि जो Fe होगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो Fn का होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब भी मैं F में E लिखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, E डैश आती है। तो E डैश इज द एलिमेंट ऑफ किसका हो गया, Fn का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि Fn इज नॉट एम्प्टी, यानी पहला हमारा जो काम था हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर कि Fn इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो हमारा जो पहला काम था हो गया प्रूव पूरा यहाँ पर। तथा जो Fn है वो हमारा किसका सबसेट है, वो Fg का सबसेट भी है। क्यों है, क्योंकि n जो आ रहा था वो किसका सबसेट था, g का था। चाहे आप यहां से ये लिख सकते हो, चूंकि तथा n इज सबसेट ऑफ g, यदि दोनों की मैं f मैपिंग ले लूं यहां पर, तो fn इज सबसेट ऑफ fg, यानी हमें जो सबसेट दिखाने का काम था वो भी कंप्लीट हो गया। तो नॉन एम्प्टी भी हो गया और fn का जो fg का जो सबसेट होना चाहिए था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें बस तीसरी बात बतानी है, कौन सी, कि जो Fn है उसके कोई भी दो एलिमेंट में दिए यहां पर ले लेता हूं, तो उनका जो परिणाम है वो भी कहां पर पहुंच जाएगा, अपने आप सामने वाले जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें वो आ जाना चाहिए यहां पर, कोई भी दो एलिमेंटों के लिए। तो उसके लिए हम जानते हैं, चूंकि यह लिख लेते हैं कि यदि a डैश कोमा b डैश, यदि a डैश कोमा b डैश इज द एलिमेंट ऑफ Fn, कि यदि इस Fn के दो एलिमेंट a डैश और b डैश यदि हैं, तो there exists a, b is the element of n, कि जो a डैश b डैश एलिमेंट यदि मैं Fn के ले लेता हूं, यानी इसके यदि ले लेता हूं, तो ये कब आए होंगे, ये तब आए होंगे दोनों एलिमेंट a डैश b डैश, जबकि n में दो एलिमेंट कौन बैठे हुए होंगे, यहाँ पर a और b नाम के बैठे हुए होंगे, तब जाके ये सामने जाके कन्वर्ट होकर किस रूप में बने होंगे, वो a डैश b डैश फॉर्म में वो बने होंगे यहाँ पर। ठीक है, कि जब n में दो एलिमेंट a और b होंगे, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि जो Fn है इसका निर्माण तभी होता है जब n में कुछ अवयव होंगे। तो n के ही जब दो अवयव a और b होंगे तो उनकी f मैपिंग किस नाम से आएगी, a डैश b डैश नाम से आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि जब a डैश b डैश यदि Fn में है, तो देन देयर एग्जिस्ट a, b इज द एलिमेंट ऑफ n। किस तरीके से, सच दैट कि fa इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a डैश, और जो fb होगा वो मुझे क्या मिलेगा, b डैश। इस तरीके से यहाँ पर होगा कि जब मैं इसमें क्या रखूंगा, मैं f में a रखूंगा तब तो देगा a डैश, और जब f में b रखूंगा तब क्या मिलेगा मुझे, b डैश। तो बात समझ में आ गई आपको कि a डैश और b डैश कहां से ले रहे हैं हम, Fn से यदि ले रहे हैं तो वो तब आए होंगे जब उनकी कोई ना कोई प्री इमेज n में होनी चाहिए। तो उनकी प्री इमेज हमने क्या ले ली, a, b, हमने उनकी प्री इमेज यहाँ पर ले ली। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि कि जो n है वो क्या है, सब ग्रुप है, n है सब ग्रुप, n सब ग्रुप है G में, कि n कहां पर सब ग्रुप है, G में। ये तो आपको कंडीशन यही से दे रखी थी कि n इसमें नॉर्मल ग्रुप है, तो साथ के साथ क्या होगा, ये सब ग्रुप भी होगा। तो सब ग्रुप है तो यहां पर क्या होगा कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ n, इंप्लाइज दैट कि a स्टार b इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ n। किसकी डेफिनेशन से, किसकी डेफिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सब ग्रुप होने की डेफिनेशन से, क्योंकि ये ऑलरेडी सब ग्रुप है तो इसके तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। तो a और b जब मैं n से लूंगा यानी इससे लूंगा, तो चूंकि ये पहले से ही सब ग्रुप है तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, a स्टार b इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, अब मैंने इसके दोनों पक्षों का क्या ले लिया, f प्रतिबिंब ले लिया। तो f प्रतिबिंब लेंगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि f a स्टार b इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ Fn।
इस तरीके से मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि जब मैंने इसको दोनों तरफ एफ ए तत्व के ले लिया, इधर भी एफ प्रतिबिंब ले लिया, इधर भी क्या ले लिया, एफ प्रतिबिंब ले लिया दोनों तरफ यहाँ पर। तो जब दोनों तरफ एफ प्रतिबिंब ले लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से आप जानते हो कि ये तो हमारे पास किसका रिजल्ट है, ये तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट है कि यदि किसी ग्रुप जी के दो एलिमेंटों के मध्य हम ग्रुप की स्टार संक्रिया लगाकर उनको परिणाम का एफ प्रतिबिंब लेते हैं, तो समाकारिता की परिभाषा से, समाकारिता की परिभाषा से खोलकर कैसे लिखेंगे, एफ ए, यहाँ पर क्या ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, किसका, सामने वाले का। तो सामने वाले का ऑपरेशन कौन सा था, ओ, तो क्या आ जाएगा ओ, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ बी का इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एफ एन। अभी इधर को भी कितना है, यहाँ पर तो जो का त्यों है। ऐसा हमने किससे लिखा, समाकारिता की परिभाषा, समाकारिता की परिभाषा से लिखा। ये जो हमने लिखा है वो कहां से लिखा, समाकारिता की परिभाषा से। अब यदि ऐसा है तो यहां से तो ये ऐसा मिलेगा हमें जो का एफ ए, ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये एफ बी को हम क्या लिख पाएंगे कि एफ बी का होल इनवर्स लिख पाएंगे, किसकी, थ्योरम की परिभाषा से। कि वो सॉरी थ्योरम हमारे पास, हमने जो शुरुआत में जब होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था तो वहां पर दो रिजल्ट हमने पढ़े थे। एक तो क्या पढ़ा था कि एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डैश होता है, और एक हमने पढ़ा था कि एफ बी इनवर्स यदि हमारे पास हो तो उसे हम कैसे लिख पाते हैं कि एफ बी का होल इनवर्स के रूप में उसको हम लिख सकते हो। तो ये कौन सा रिजल्ट यूज ले रहे हैं, 2 नंबर का, ताकि जो बी इनवर्स था उसको किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एफ बी का होल इनवर्स, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो कहते हो है ही एफ एन, ठीक है। ये एफ ए को हमने क्या नाम दिया था कि जो एफ ए है वो क्या होता है, ए डैश होता है। दूसरा एफ बी को हमने क्या नाम दिया था कि ये क्या होता है, बी डैश होता है। तो बी डैश और बी डैश के ऊपर क्या लग गया, फिर इनवर्स इंप्लाइज वो सॉरी एलिमेंट ऑफ एफ एन फॉर ऑल। ऐसा किसके लिए हो रहा था, फॉर ऑल ए डैश कोमा बी डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ एन, कि एफ एन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा था यहाँ पर। तो हमने ऐसा दिखा दिया यहाँ पर कि एफ एन के दो एलिमेंट यदि ए डैश बी डैश हैं तो उनके लिए जो परिणाम है वो कहां पर प्राप्त हो रहा है, सामने वाले एफ एन में ही हमें प्राप्त हो रहा है। कि जो हमने ए डैश तथा बी डैश जो एलिमेंट लिए थे तो उनका परिणाम भी हमें कहां पर मिला, वहीं मिला। ए डैश और बी डैश हमने कहां से लिए थे, देखो शुरुआत में हमने ए डैश बी डैश कहां से लिए थे, एफ एन से। तो उनके लिए क्या दिखा दिया कि इनके लिए भी जो सबग्रुप होने की जो थ्योरम थी उसके लिए क्या रिजल्ट होना चाहिए कि दो एलिमेंट यदि ऐसे हैं तो उनके लिए एक तो जो का तो दूसरे का इनवर्स कहां पर आ जाना चाहिए, उसी ग्रुप के अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो हमारा जो ग्रुप था वो कौन सा था, जी डैश वाला था। जी डैश की संक्रिया कौन सी थी, ओ थी। तो ओ संक्रिया के लिए इन दोनों का परिणाम क्या प्राप्त हो गया कि ए डैश एंड बी डैश का इनवर्स ये हमें किसमें प्राप्त हो गए, एफ एन में। और यदि ऐसा प्राप्त हो गया तो क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि जो एफ एन है वो भी क्या है, एफ जी में क्या है, उपग्रुप है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या दिखा दिया कि हमारे पास जो एफ एन है वो एफ जी में हमें क्या मिल गया, सब ग्रुप मिल गया। तो हमारा जो दो काम थे यानी एफ एन एफ जी में जो सब ग्रुप होना है, एक काम हमने पूरा कर पाया यहाँ पर। अब हमें दूसरा काम करना है यहाँ पर कौन सा कि एफ एन एफ जी में क्या होगा, विशिष्ट होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आएगी, उतार भी लो साथ के साथ। अब देखिए आगे, यहां से हम इसके थोड़ा सा आगे जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी पूरा करेंगे। यहाँ पर इसका सेकंड वाले पार्ट में क्या है, हमें ये पूरा करना है कि एफ एन एफ जी में क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो इसको अब पूरा करेंगे हम यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा एक बार। तो हमारा एक काम तो हो ही गया यहाँ पर कि जो हमें प्रूव करना था इसको सब ग्रुप, तो वो हमने पूरा कर दिया यहाँ पर। अब दूसरा पार्ट लेकर चलते हैं इसका। इसको हम एक रिजल्ट के रूप में भी ले लेते हैं ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो इसका नाम दे देंगे कि उस रिजल्ट की सहायता से, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले के लिए क्या पूरा करना पड़ेगा कि बार हमें कि एफ एन एफ जी में विशिष्ट उपग्रुप होगा, ये हमें अब की बार प्रूव करना है। यदि H डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ एन कॉमा G डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ जी,
देन देयर एग्जिस्ट। अब केवल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम दो एलिमेंट हमें, क्योंकि हमें इसको क्या दिखाना है कि Fn को Fg में विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, ठीक है। तो एक एलिमेंट तो कहाँ का होना चाहिए, Fn का होना चाहिए, और एक एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, G का, ठीक है, Fg का, इसका। तो उनके लिए हमने दो एलिमेंट यहाँ से ले लिए कि एक एलिमेंट तो कहाँ है Fn से H डैश है, और एक एलिमेंट कहाँ से G डैश से। ये हम पर एक के लिए प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन फॉर ऑल के लिए होती है। तो हम लिखेंगे कि फॉर ऑल H dash is the element of Fn and G dash is the element of Fg। तो चाहे आप यहीं से लिख सकते हो कि for all, चाहे आप उसको आगे शो कर देना, यहाँ पर हम कहीं पर भी इस चीज को शो कर सकते हैं कि यदि हम H dash नाम का एलिमेंट इस तरीके से ले रहे हैं, यदि H dash is the element of Fn and G dash is the element of Fg, then there exist। तो ये दोनों की G dash तब आया होगा जब G में से कोई मैपिंग गई होगी Fg में, और H dash तब आया होगा जब N में से कोई मैपिंग गई होगी Fn में, तब जाके। तो उनके लिए कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे यहाँ पर, तो उन एलिमेंटों को मेंशन कर रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट, इसके लिए क्या ले लूंगा मैं H, देन देयर एग्जिस्ट H इज द एलिमेंट ऑफ N एंड G इज द एलिमेंट ऑफ G, कैपिटल G, सच दैट, किस तरीके से कि ये दोनों तब आए होंगे कि जब मैंने F में H रखा होगा तब तो मुझे मिला होगा H डैश, और जब मैंने F में क्या रखा होगा, G रखा होगा, तब मुझे क्या मिला होगा, G डैश। कि जो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिए हैं ये तब आते हैं जब इनकी प्री इमेज कहां पर, इसकी तो H की तो जो H डैश है उसकी तो कहां पर उपस्थित होगी, N में, और जो G डैश है उसकी कहां पर उपस्थित होगी, G में, जो प्री इमेज है वो स्मॉल g के नाम से होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ से ले लिए यहाँ पर, ठीक है। तथा जो N है हमारे पास वो क्या है, N G में नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो क्या होगा कि फॉर ऑल H इज द एलिमेंट ऑफ N, G इज द एलिमेंट ऑफ G, कि N G में नॉर्मल सब ग्रुप है। ये आपको ऑलरेडी दिया गया था जब हमने स्टेटमेंट में लिखा था वहां पर। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो इनके लिए क्या रिजल्ट होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए हम जानते हैं क्या रिजल्ट होता है कि एक एलिमेंट यदि मैंने N से ले लिया जिसको मुझे नॉर्मल दिखाना है, और एक एलिमेंट मैंने G से ले लिया, तो इनके लिए क्या होगा, किस तरीके का रिजल्ट कि GH संक्रिया कौन सी लगाओ, जो हमारे पास G में संक्रिया है, तो G स्टार H स्टार G इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ N, ठीक है। क्योंकि आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है कि N क्या है, नॉर्मल है, N आपको नॉर्मल दिया है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या लिख दिया, ये रिजल्ट लिख दिया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जहां हमें N को नॉर्मल मानने की जरूरत पड़ी हम उसको वहां पर जो नॉर्मल है वो, तो उसका जो रिजल्ट है उसको वहां पर लिख लेंगे। अब N जो हमारे पास था वो नॉर्मल सब ग्रुप था, तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी किसकी, कि N का रिजल्ट की हमें आवश्यकता है यहाँ पर। तो हमने N का रिजल्ट क्या होगा कि नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल होने की जो परिभाषा है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने नॉर्मल होने की परिभाषा यहाँ पर उसकी लिख ली कि N G में नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये ऐसी कंडीशन वहां पर दोहरा रहा होगा परिभाषा से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसके दोनों पक्षों को ले लिया, F प्रतिबिंब ले लिया, क्योंकि मुझे करना क्या था, मुझे तो ये करना था कि इनकी जो प्री इमेज इनकी जो इमेज सामने वाले ग्रुप में बनेगी G डैश में, वो भी नॉर्मल होने की कंडीशन वहां पर वेरीफाई करेगी वहां पर। तो हमने दोनों पक्षों का क्या ले लिया, यहाँ पर F प्रतिबिंब यहाँ पर ले लिया। तो जैसे दोनों पक्षों का हम F प्रतिबिंब लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट होगा यहाँ पर F G स्टार H स्टार G इनवर्स, ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ Fn। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, F प्रतिबिंब ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब F प्रतिबिंब ले लिया तो ये तो हमारे पास क्या है, समाकारिता वाला रिजल्ट है यहाँ पर, कि समाकारिता के अंतर्गत इस तरीके से यदि आप G की संक्रिया लगाते हुए अवयवों को लिखते हो तो समाकारिता की परिभाषा को क्या कर देती है, तोड़ के लिखती है। कैसे कि Fg ऑपरेशन। अब इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं, इसको अलग अलग, क्योंकि हमने वहां पर दो अवयवों के लिए पढ़ा था कि दो अवयवों के लिए समाकारिता की परिभाषा इस तरीके से वर्क करती है। तो दो को हमने कैसे ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया। तो इसको तो कैसे लिख दिया, Fg, सामने वाले G डैश का ऑपरेशन कौन सा है, O, तो O ऑपरेशन लगा दे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F H स्टार G इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा वही, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ से फिर से एक लाइन में हम इसको और तोड़ देंगे यहाँ पर कि F O। अब हमें दो अवयव फिर से मिल गए, तो यहाँ फिर से समाकारिता की परिभाषा लगा दी। तो परिभाषा लगाएंगे तो क्या मिलेगा कि FH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा O, और यहाँ से क्या आ जाएगा G इनवर्स।
और एलिमेंट ऑफ एफ एन। ये दोनों रिजल्ट हमने कहां से लिखे हैं? समाकारिता की परिभाषा से। तो ये दोनों रिजल्ट हमने कहां से लिखे हैं? परिभाषा से। ठीक है, परिभाषा की हेल्प से हमने ऐसा किया यहां पर। अब देखिए आगे, अब हमारे पास ऐसा हो ही गया यहां पर। अब हमें एफ जी भी मिल गया, एफ एच भी मिल गया और एफ जी इनवर्स भी मिल गया। तो जी इनवर्स को तो कि किसी अवयव के इनवर्स का यदि एफ प्रतिबिंब लिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उस अवयव के एफ प्रतिबिंब के इनवर्स के बराबर होता है। तो ये तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि एफ जी का होल इनवर्स में। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि एफ जी हमने कहां से लिया था? देखो एफ जी का मतलब क्या होगा? जी डैश। एफ एच का मतलब क्या हो जाएगा? एच डैश। फिर एफ जी, तो एफ जी का मतलब क्या हो जाएगा? जी डैश और उसके ऊपर क्या लग जाएगी? होल इनवर्स। तो ये सारे के सारे अवयव कहां से लिए थे आपने? एफ एन तथा एफ जी में से लिए थे। तो उनके लिए भी वही परिणाम प्राप्त हो गया जो कि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए होता है। तो हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया। तो कह पाएंगे कि एफ एन एफ जी में क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, और नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो यही तो आपको पूरा प्रूव करना था यहाँ पर कि एफ एन एफ जी में क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस चीज को थोड़ा सा आगे और देखिए यहाँ पर। तो और आगे यदि हम देखें यहाँ पर तो हमें प्राप्त होगा कुछ इस तरीके का रिजल्ट। तो यहां से आगे देखते हैं यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये तो किस में लिखा जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका जी डैश। ये ऑपरेशन आ गया ओ। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एच डैश में। और ये जो हमारा एफ जी का होल इनवर्स बनने वाला था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑपरेशन ओ। यहां पर प्राप्त हो जाएगा कि एफ जी डैश का होल इनवर्स इस तरीके से इज द एलिमेंट ऑफ एफ एन। ठीक है, यानी हमें जो परिणाम चाहिए था इंप्लाइज दैट जहां पर जो आपने लिखे हैं सारे रिजल्ट कि जी डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ जी एंड, चाहे यहां पर ऐसे लिख सकते हो, फॉर ऑल जी डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ जी एंड एच डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ एन। कि जहां पर हमने जो इस तरीके के रिजल्ट लिए हैं कि जी डैश को कहां से लिया है? एफ जी से, और एच डैश कहां से लिया है? एफ एन में। तो ये ऐसा प्रत्येक अवयव के लिए इस तरीके की कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा हो रहा है तो क्या लिखेंगे? इंप्लाइज है कि जो एफ एन है वो क्या होगा? एफ जी में क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। कि एफ एन एफ जी में नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और यही आपको पूरा करना था यहाँ पर कि हमारे पास यदि इस तरीके से एफ जी से जी डैश पर यदि कोई समाकारिता है तो एन जी का यदि कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो एन के प्रतिबिंबों को लेकर, एन के जितने भी प्रतिबिंबों को लेकर यदि हम कोई सेट बनाएं तो वह सेट सामने वाले ग्रुप में क्या होगा? एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यहाँ पर। तो यही आपको पूरा करना था यहाँ पर। तो हमने इसको दो भागों में बांटा था। पहले तो हमने जो इस एफ एन है उसको सब ग्रुप प्रूव किया और उसके बाद फिर इसको हमने जो नॉर्मल होने की जो कंडीशन है वो हमने वेरीफाई की यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी दूसरी थ्योरम जो हमारे यहाँ पर लिखी गई है। इस दूसरी थ्योरम को और देखते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखा है यहाँ पर? यदि ग्रुप G का उपग्रुप H है, ठीक है, ये हमें दे रखा है कि G का ये क्या है? कोई सब ग्रुप है, नॉर्मल नहीं है, केवल सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप होने की कंडीशन ये वेरीफाई करेगा। तथा N एक विशिष्ट उपग्रुप है और Ng का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। ये दूसरी कंडीशन हो गई है। तो सिद्ध कीजिए कि H इंटरसेक्शन N, कि H इंटरसेक्शन N को लेकर यदि हम कोई नया सेट बनाए तो ये जो नया सेट है H इंटरसेक्शन N, ये H का क्या होगा? विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये जो H इंटरसेक्शन N है वो कहां होगा? H में विशिष्ट होगा, जबकि H इंटरसेक्शन N का G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। जबकि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि जो ये रिजल्ट है वो G में भी विशिष्ट हो। ये हमारे पास कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि H इंटरसेक्शन N G में विशिष्ट हो। हमारा तो जो H इंटरसेक्शन N है वो इस H में ही क्या हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है। यानी जो H हमारा उपग्रुप था उसी में ही H इंटरसेक्शन N क्या बन जाता है? विशिष्ट उपग्रुप बन जाता है। और यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने वहां पर जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, जो भी हमारे पास इसके पार्ट्स थे, तो उनमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। और वो रिजल्ट क्या था मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करके बताता हूं यहाँ पर, कि हमने वहां पर ये पढ़ा था कि यदि किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप है,
किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप है H, हमने वहां पर इस तरीके से पढ़ा था कि G ग्रुप है और H उसका क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, और N क्या है, वहां पर उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था वहां पर कौन सा, कि जो N होगा वो सबसेट होगा किसका, H का, और H किसका सबसेट होगा, G का। यानी जो भी हमारे पास यदि कोई नॉर्मल होगा तो उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उनका वो सबसेट ही होगा। कि यदि n कोई ग्रुप में नॉर्मल है तो n का कनेक्शन तो किससे था, G से, लेकिन अपने यहाँ भी एक कनेक्शन उसका किसके साथ भी हो जाता है, जितने भी इसके सब ग्रुप बनेंगे। तो यदि G के और भी यदि सब ग्रुप होते, जैसे H के बाद I भी इसका सब ग्रुप होता, K भी इसका सब ग्रुप होता, L भी इसका सब ग्रुप होता, तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा ही लिख सकते हो कि जो I होगा उसका भी N क्या होगा, सबसेट होगा, जो K होगा उसका भी ये सबसेट होगा, और जो ये होगा उसका भी क्या होगा, ये सबसेट होगा ही होगा। यानी जो नॉर्मल होता है वो तो बनने वाले जितने भी सब ग्रुप होंगे उनके अंतर्गत एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कि नॉर्मल सब ग्रुप जो होते हैं किसी ग्रुप के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक सब ग्रुप के अंतर्गत वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वो जो सब ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर सब ग्रुप होने चाहिए। वो जो हम बात कर रहे हैं सब ग्रुपों की वो कौन से होने चाहिए, प्रॉपर सब ग्रुप होने चाहिए। वो इम्प्रॉपर होंगे तो बात नहीं बनेगी, केवल प्रॉपर के ही लिए ये बात बनती है, ठीक है। कि यदि हमारे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो वह उस ग्रुप के बनने वाले जितने भी जो सब ग्रुप्स होंगे उनके अंतर्गत सदैव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के बेसिस पर ही ये हमारी थ्योरम है यहाँ पर, कि जब ये इसके अंतर्गत एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है ये, तो जब इसके अंतर्गत एग्जिस्ट कर गया तो इसका भी क्या हो गया, ये सब ग्रुप तो हो गया यहाँ पर, और सब ग्रुप होने के साथ साथ ये क्या बना देगा, इसको नॉर्मल होने की कंडीशन भी वेरीफाई यहाँ पर करेगा। तो ये इसी जो हमने जो रिजल्ट पढ़ा था उस समय उसी का ही एक परिणाम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो जो दे रखा है सबसे पहले उसको ले लेते हैं यहाँ पर। जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि यदि ग्रुप G का सब ग्रुप H है, यही हमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि G H इज, ये लिख लेते हैं सीधा सीधा ही, H G का सब ग्रुप है। एक तो हमें ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, N G का नॉर्मल सब ग्रुप है। एक हमें ये दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये दो हमें रिजल्ट दिए गए यहाँ पर, ठीक है। दो तो हमें दिए गए यहाँ पर। सिद्ध क्या करना है हमें यहाँ पर, हमें सिद्ध करना है क्या, कि जो H इंटरसेक्शन N होगा, कि H इंटरसेक्शन N वो क्या होगा, H में नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कि जो H इंटरसेक्शन N है वो H में क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर वो पुराने वाली बात आ जाती है, इतना लिखते हैं यहाँ पर कि जब भी आपको किसी चीज को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना हो तो उससे पहले ये देख लो कि हमारे पास उसके सब ग्रुप होने की कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जरूर समझ लेते हैं कि उसके पास सब ग्रुप होने की कंडीशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम काम यही करेंगे कि H इंटरसेक्शन N को क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर, इसको प्रूव करने सिद्ध करने से पहले हम इसको ये प्रूव करेंगे कि H इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद फिर इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए पहला काम हम एक तो ये करेंगे कि जो H इंटरसेक्शन N है वो क्या हो, सब ग्रुप हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे इसको, कि H इंटरसेक्शन N को फिर प्रूव करेंगे कि ये क्या होगा, H में नॉर्मल होगा। तो दो पार्ट में यहाँ पर इसको भी हम H इंटरसेक्शन N को H में नॉर्मल प्रूव करने के लिए पहले इसको ये देखेंगे कि ये सब ग्रुप है या नहीं है, और उसके बाद ये देखेंगे कि H इंटरसेक्शन N H में नॉर्मल होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा आपको, पहले वाली कंडीशन सब ग्रुप होने के लिए। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपके माइंड में वही थ्योरम याद रहना चाहिए आपको कि पहले तो H इंटरसेक्शन N है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा हमें इसको क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप किसके अंतर्गत, H में। तो हमें ये भी दिखाना होगा कि H इंटरसेक्शन N इज सबसेट ऑफ H। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि H इंटरसेक्शन N जिसके लिए आप इसको सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हो उसके अंतर्गत एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा उसके अंतर्गत विद्यमान है या नहीं है। फिर उसके बाद इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे और नॉन एम्प्टी के बाद जो हमारी फाइनल कंडीशन होती है तीसरी कि किन्हीं भी प्रत्येक दो एलिमेंटों के लिए हमारा जो रिजल्ट होता है उसको हम वहां पर प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा कि H इंटरसेक्शन N का इसके H के अंतर्गत एग्जिस्ट होना, पहला काम ये होगा यहां पर। तो हम पढ़ रहे हैं चूंकि H इज सबसेट ऑफ G एंड N इज सबसेट ऑफ G, कि दोनों के दोनों कहां पर हैं, G में उपस्थित है। यहां पर कि जो H है वो भी कहां पर उपस्थित है, G में। शुरुआत में देखो यहां से कि H G का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो कहां पर होगा, G में ही होगा। N भी G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो N भी कहां पर होगा, G में ही होगा यहां, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, इंप्लाइज दैट कि जो H इंटरसेक्शन जो हमारे पास क्या आएगा N, वो भी क्या होगा हमारे पास कहां पर उपस्थित होगा, G में ही उपस्थित होगा। कि हमारे पास जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो भी कहां पर उपस्थित होगा, G में ही उपस्थित होगा। अब हमने देखा था कि जो हमारे पास रिजल्ट है H वो किसका सब ग्रुप है, वो G का, और H हमारे पास यहां पर उपस्थित है कि H इंटरसेक्शन N। तो आपने यदि आपको रिजल्ट याद हो तो इंटरसेक्शन के लिए एक रिजल्ट ऐसा होता है कि यदि A, B, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि A, B यदि दो क्या है, सेट्स हैं, ये दो सेट्स हैं, यहां पर ये रिजल्ट होता है इंटरसेक्शन वाले का। तो इनके लिए यदि मैं इस तरीके का रिजल्ट ले लूं कि A इंटरसेक्शन B, ध्यान से समझना इस बात को कि यदि दो हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं A, B, दो सेट्स हैं, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। और इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी परिणाम आए, भले चाहे वो फाई एलिमेंट ही आए, यानी कुछ भी एलिमेंट नहीं आए, रिक्त सेट ही आए यहां पर, तो उसके बाद भी ये अपने आप में एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। कि A इंटरसेक्शन B इज आल्सो सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज आल्सो सबसेट ऑफ B। सर्वनिष्ठ का नियम ये कहता है कि जब हम सर्वनिष्ठ दो सेटों का ले लेते हैं तो वे दोनों, वो सर्वनिष्ठ सदैव A का भी सबसेट होता है और B का भी सबसेट होता है, ठीक है। ये सर्वनिष्ठ होने का नियम है यहाँ पर कि यदि A इंटरसेक्शन B हम यहाँ पर ले रहे हैं तो बनने वाला जो परिणाम है वो A का भी सबसेट होगा और B का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर। तो उसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो H इंटरसेक्शन N हमें जो G में मिला है, तो उसके लिए आप क्या परिणाम लिख सकते हो, क्योंकि हमें जो परिणाम लेकर आना है वो H के साथ लेकर आना है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखते हुए चलनी है यहाँ पर। तो जब हमारे पास H इंटरसेक्शन N आ गया तो उसके लिए क्या लिख पाएंगे, इंप्लाइज दैट कि जो H इंटरसेक्शन N है वो किसका सबसेट हो जाएगा, वो H का भी होगा। किसके नियम से, सर्वनिष्ठ के नियम से, सर्वनिष्ठ से। तो सर्वनिष्ठ से हमने क्या दिखा दिया कि जो H इंटरसेक्शन है वो किसका सबसेट हो गया, H का हो गया। अब हमें H इंटरसेक्शन N को क्या दिखाना है कि ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं प्रत्येक चीज को लेकर कि सबसे पहले हमें दिखाना होता है ना कि जो भी हमारे पास जिस चीज को हम सबग्रुप प्रूव करना चाहते हैं वो किस सेट से आ रहा है, तो H से वो आ रहा है, ये हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि E इज द एलिमेंट ऑफ H तथा N E इज द एलिमेंट ऑफ N, क्योंकि जो H है वो क्या है, सब ग्रुप है और E क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब ये बने ही तब होंगे जब इनमें कम से कम आइडेंटिटी तो यहाँ पर विद्यमान होगी। तो हमने क्या दिखा दिया कि दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो एलिमेंट H में भी है और जो एलिमेंट N में भी है, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि E इज द एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन N, कि जब दो जो एलिमेंट दोनों में अलग अलग विद्यमान है, कि E में भी विद्यमान है और N में भी विद्यमान है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। और जब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा तो दिस इंप्लाइज दैट कि H इंटरसेक्शन जो N है वो क्या है, नॉट इक्वल टू फाई है। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो रिक्त नहीं होने की जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई, किसके माध्यम से, आइडेंटिटी एलिमेंट के माध्यम से। यदि ये सब ग्रुप नहीं होता H, यहाँ पर H ओनली जनरली एक सेट होता, तब हम ये चीज नहीं लिख पाते, क्योंकि जनरली सेट में आइडेंटिटी होना
कोई जरूरी थोड़ी है कि उसमें हो ही वहां पर, वो कुछ और एलिमेंटों को लेकर बन सकता है। लेकिन एच के बारे में आपको पहले से दे रखा है कि एच क्या है, सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप होगा तो ग्रुप की सारी कंडीशंस होंगी उसमें, और ये कह रखा है कि एन तो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, कि ग्रुप होने के साथ साथ वो नॉर्मल भी है, यानी उसमें कॉम्यूटेटिव होने की जो कंडीशन थी वो भी विद्यमान है। तो इसके कारण एन में भी क्या विद्यमान होगा, आइडेंटिटी होगा। तो जब दोनों में आइडेंटिटी विद्यमान है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है कि एच इंटरसेक्शन एन क्या हमें प्राप्त हो जाता है, नॉट इक्वल टू 5 प्राप्त हो जाता है। यानी सब ग्रुप होने की जो पहली कंडीशन है वो हमें प्राप्त हो जाती है यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन हमें प्रूव करनी है यहाँ पर। तो सेकंड कंडीशन के लिए देखिए, सेकंड कंडीशन के लिए लेकर चलते हैं हम यहाँ पर। यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ, हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ h इंटरसेक्शन n, हमने यहां पर ले लिया, या नीचे लिखता हूं मैं इसको यहां पर। यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ h इंटरसेक्शन n, ठीक है, कि h इंटरसेक्शन में हमने क्या ले लिए, a, b ले लिया यहां पर। अब यदि ऐसा है तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ h, ठीक है, और क्या आ जाएगा, a, b इज द एलिमेंट ऑफ n, implies that कि a, b is the element of h and a, b is the element of n यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया कि जो a b इनवर्स जो a b है वो किसके अंतर्गत है, h में भी उपस्थित है, और a b कहां पर भी उपस्थित है, n में भी उपस्थित है यहाँ पर। तो ऐसा है तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो h था वो ऑलरेडी हमारे पास क्या था, सब ग्रुप था। तो सब ग्रुप था तो इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि a b इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ h, और ये क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए भी कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको कि a b इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ n, कि जो हमारे पास चाहिए था रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग कि जो a b इनवर्स है वो कहां पर भी उपस्थित होगा, h में भी उपस्थित होगा, और कहां पर, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया कि a b इनवर्स h में भी मिल गया और a b इनवर्स n में भी मिल गया। तो यदि ऐसा मिल गया, यहां पर ऐसा लिख पाएंगे, फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ, किसके लिए होगा ये, जो हमारे पास था पहला रिजल्ट h के लिए, और फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ n के लिए, दोनों के लिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। यहां से दिखाई नहीं दे रहा, मिटा के दोबारा लिखता हूं इसको एक बार, थोड़ा सा यहां से इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा लिखते हैं कि हमारे पास a b इसमें उपस्थित है। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा कि a b इज द एलिमेंट ऑफ h और a b इज द एलिमेंट ऑफ n, क्योंकि a b दोनों के इंटरसेक्शन में था इस वजह से। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट हो गया कि a b इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ h, फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ h, किसकी हेल्प से, क्योंकि ये क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की जो परिभाषा इसमें होनी चाहिए, या जो सब ग्रुप की जो थ्योरम है वो यहाँ पर वर्क करनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमने क्या लिख दिया कि a b इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ h, फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ h। दूसरा देखो a इसके लिए भी, तो a b इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ n, फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ n, कि वही एलिमेंट n के अंतर्गत भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होंगे। तो जो एलिमेंट h में थे वही एलिमेंट किसमें, n में है, तो उनके लिए भी ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो साथ के साथ ये क्या था, सब ग्रुप भी था, यानी सब ग्रुप होने की कंडीशन भी वहां पर वेरीफाई होती थी। तो हमारे पास देखो a b इनवर्स h में भी आ गया, a b इनवर्स n में भी आ गया। तो दोनों की बेसिस पे हमने क्या लिख दिया कि a b इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ किसका, h इंटरसेक्शन n का, फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ h इंटरसेक्शन n, कि h इंटरसेक्शन n से हम जब भी कोई अवयव लेंगे, दो अवयव, तो उनके लिए ये कंडीशन सदा वेरीफाई रही होगी। तो यदि ये कंडीशन वेरीफाई रही होगी तो क्या लिख देंगे, इंप्लाइज दैट कि h इंटरसेक्शन n हमारे पास h में, ये लिख देंगे कि h इंटरसेक्शन n हमारे पास क्या प्रूव करना था, इसको सब ग्रुप प्रूव करना था। तो क्या लिख पाएंगे, किसकी हेल्प से, इसको मैं ले लेता हूं 2 नंबर, और जो हमारे पास पहला रिजल्ट था उसको ले लेते हैं 1 नंबर। तो 1 व 2 को भी मेंशन कर देते हैं यहां पर। तो 1 व 2 से हमारे पास क्या मिल जाएगा कि h इंटरसेक्शन n h में उपग्रुप है,
ठीक है, तो हमारा पहला काम हो गया, यानी हमें जो हमें क्या दर्शाना था कि H इंटरसेक्शन N सब ग्रुप होगा, ये हमारा काम हो गया यहाँ पर कि H इंटरसेक्शन N H में क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, अब चलिए दूसरा रिजल्ट हमें क्या दर्शाना होगा कि H इंटरसेक्शन H में क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये हमें यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप यहाँ पर। तो इस रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारी जो परिभाषा है किसकी, नॉर्मल सब ग्रुप होने की, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वो परिभाषा कब काम करती है कि हमें H इंटरसेक्शन N को H में विशिष्ट दिखाना है। तो एक एलिमेंट तो कहां से ले लेंगे, यहां से, एक एलिमेंट कहां से ले लेंगे, यहां से। तो उसी चीज के लिए हम चलते हैं कि माना X इज द एलिमेंट ऑफ H, कि X तो हमने कहां से ले लिया, H से ले लिया, एंड K इज द एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन N। अब H इंटरसेक्शन से कोई चीज ले रहे हो तो साथ के साथ इसको मेंशन भी करो, तो इंप्लाइज दैट कि जब चीज हम यहां से, इसको थोड़ा यहां से लिखता हूं मैं कि K इज द एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन N, कि जो X है वो तो हमने कहां से ले लिया, कैपिटल H से, और जो K है वो हमने कहां से ले लिया, H इंटरसेक्शन N से। इंप्लाइज दैट कि जो K होगा वो कहां पर होगा, इज द एलिमेंट ऑफ H भी होगा, एंड कहां पर होगा, दूसरा कि K इज द एलिमेंट ऑफ N भी होगा, कि जो K है वो तो दोनों में होगा क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में, तो वो H में भी होगा और N में भी होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि जो X है वो हमें यहाँ पर भी प्राप्त हो गया, यहाँ पर भी प्राप्त हो गया। X तो हमें यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। यहां से हमने देखा कि X H का भी हो रहा है, K H का भी हो रहा है, तो क्या लिख दिया कि X, चूंकि X इज द एलिमेंट ऑफ X, K इज द एलिमेंट ऑफ H, कि जो X और K हैं वो दोनों किसके एलिमेंट है, H के एलिमेंट है। यदि ऐसा है तो यहां से क्या लिख पाएंगे हम कि X K X इनवर्स, चाहे आप ऐसे लिख दो K X इनवर्स, K X इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ H, किसकी हेल्प से, ये हमने लिख लिया चूंकि H उपग्रुप है, उपग्रुप है तो उपग्रुप में कौन सा नियम लागू होता है, समरसता नियम भी होता है। तो समरसता नियम की सहायता से कि जब दोनों एलिमेंट एक ही सेट के हैं तो उसके अंतर्गत वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने उसको किसका दिखा दिया, उसी सेट के अंतर्गत उसको बिलोंग करा दिया कि X भी इसी का था, K भी इसी का था, तो दोनों के अंदर होने वाला ऑपरेशन भी कहां पर होगा, H में। दूसरी बात, H था वो सब ग्रुप था, तो सब ग्रुप के अंतर्गत प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो जब X उपस्थित था तो X का इनवर्स भी होगा, तो हमने उसको भी यहाँ पर शो कर लिया। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए X के इनवर्स, X के X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और क्या लिख पाएंगे, इंप्लाइज दैट कि X के X इनवर्स वो भी कहां पर होगा, H में होगा, किसकी हेल्प से, समरसता की हेल्प से, कि समरसता नियम की हेल्प से कि जो X के X इनवर्स होगा वो भी कहां पर होगा, H में ही होगा। तो इसको हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट रिजल्ट 3 नंबर का ले लिया। ठीक है, अब बाकी का रिजल्ट देखो कि X इज द एलिमेंट ऑफ H तथा K इज द एलिमेंट ऑफ N के लिए पुनः जब X तो N किसका हो, H का हो, और जो K है वो किसका हो, N का हो, तब देखिए अब इसके लिए तो हमारे पास रिजल्ट स्वतः सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कि जो एक एलिमेंट तो आपने H से लिया है, एक एलिमेंट आपने कहां से लिया है, N से लिया है, तो इनके लिए तो हम कहां से लिख सकते हैं, क्योंकि जो N था वो ऑलरेडी क्या था, नॉर्मल ग्रुप था, कि N जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, चूंकि N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। जब N जब ऑलरेडी नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके लिए तो कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए तो हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि X के X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ किसका, N का, किसकी हेल्प से, नॉर्मल सब ग्रुप की हेल्प से, जहां पर फॉर ऑल X इज द एलिमेंट ऑफ H का, और जब हमने K यूज में लिया वो किसका, एलिमेंट ऑफ N का। तो उसके लिए तो नॉर्मल सब ग्रुप होने की परिभाषा से, क्योंकि N G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके लिए अपने आप ये रिजल्ट कहां से आ जाता है, हमारे इस रिजल्ट से हो जाता है कि K नॉर्मल है, तो K नॉर्मल होने की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा कि X इज द एलिमेंट ऑफ H एंड K इज द एलिमेंट ऑफ N। तो उसकी हेल्प से हमें क्या प्राप्त हो गया कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने की कंडीशन के कारण किसमें हो गया ये, कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसका प्राप्त हो गया, N का प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब यहां से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया
कि x k x इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ n फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ h एंड k इज द एलिमेंट ऑफ n, किसकी हेल्प से, नॉर्मल सब ग्रुप होने की कंडीशन से। अब ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो h का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो कहाँ का है, g का है। तो हम यदि इसको g के लिए चाहे h के लिए, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो हम यहाँ पर अदर ले रहे हैं किससे बाहर, k से बाहर जो भी एलिमेंट लेंगे वो सब कहाँ से आएगा, g से आएगा। तो g के लिए लिखो चाहे उसको h के लिए लिखो यहाँ पर, तो हमने क्या लिख दिया कि x के x इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ n यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा चौथी कंडीशन यहाँ पर। तो एक कंडीशन तो हमने पहले लिखी यहाँ पर कि फॉर ऑल x, k इज द एलिमेंट ऑफ h के लिए ये रिजल्ट सदैव किसको बिलोंग करेगा, h को। तो 3 तथा 4 की सहायता से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि दोनों में सेम रिजल्ट है जो किसके अंतर्गत जा रहा है, कि वो h में भी जा रहा है और n में भी जा रहा है। यहाँ पर सेम रिजल्ट है यहाँ पर कि सेम रिजल्ट है कौन सा, कि x के x इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ h एंड x के x इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ n, कि एक ही रिजल्ट है जो दोनों के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है हर स्थिति के लिए यहाँ पर। तो ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, कि जब दो रिजल्ट दोनों में उपस्थित है, जो रिजल्ट दोनों में उपस्थित है वह दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो आगे देखते हैं यहां से 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर कि x के x इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ h इंटरसेक्शन n फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ h एंड k इज द एलिमेंट ऑफ n। तो हमें यहां से प्राप्त हो गया कि हमने देखा कि जो हमारे पास प्रत्येक का जो रिजल्ट है, चाहे आप ऐसा लिख सकते हो कि जो हमने जो पहले k लिया था वो k कहां से लिया था, k देखो आपने कहां से लिया था, k लिया था आपने किससे, h इंटरसेक्शन n से। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो h इंटरसेक्शन n से, क्योंकि उसी के लिए तो हो रहा था ये। तो k तो हमने कहां से लिया था, h इंटरसेक्शन n से, और x कहां से लिया था, h से। तो उसके लिए हमें क्या मिल रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए रिजल्ट सदैव किसको बिलोंग कर रहा है, h इंटरसेक्शन n को बिलोंग कर रहा है। तो इंप्लाइज दैट कि जो हमारे पास h इंटरसेक्शन n है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसके अंतर्गत, h में विशिष्ट उपग्रुप है। और यही आपको दर्शाना था यहाँ पर, विशिष्ट उपग्रुप, कि जो हमारे पास h इंटरसेक्शन n है वो h में हमें क्या प्राप्त हो गया, विशिष्ट उपग्रुप प्राप्त हो गया। क्योंकि हमारी परिभाषा यहाँ पर वेरीफाई हो रही है कि जब हम एक एलिमेंट तो लेते हैं किससे, h से, हमें प्रूव क्या करना था यहाँ पर कि h इंटरसेक्शन n G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ये वाला यहाँ से देखो कि h इंटरसेक्शन n भी उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है किसका, h का। तो जब h इंटरसेक्शन n को आपको h में विशिष्ट दिखाना है तो एक एलिमेंट तो कहाँ का होना चाहिए, यहाँ का, और एक एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, यहाँ का। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है कि देखो एक एलिमेंट तो कहाँ से लिया है, h से, और एक एलिमेंट कहाँ से लिया है, k से, और दोनों के लिए परिभाषा हमारी वेरीफाई हो रही है। तो उसके बेसिस पे क्या लिख दिया कि h इंटरसेक्शन n h में क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों थ्योरम्स को यहाँ पर प्रूव किया। तो आई होप आपको ये चीजें सभी को समझ में आई होगी। यदि फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो हम एक दिन एक लाइव क्लास रखेंगे, वहां पर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीजें वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है।